और इस लेक्चर के अंदर आज हम बहुत इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट पढ़ना जा रहे हैं और वो है बेटा आपके पास अपीरियंट वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट। देखें, साथ के साथ अपनी नोटबुक और पेन बेटा रखें ताकि हम आसानी से इस टॉपिक को जो पढ़ा रहे हैं इसके नोट्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो अपने टॉपिक का नाम है बेटा, और सबसे पहला काम है प्रत्येक विद्यार्थी जब तक हम पढ़ा रहे हैं इस टॉपिक को तब तक आप अपना जो माइक है वो ऑफ कर लें। प्रत्येक विद्यार्थी सिर्फ वीडियो ऑन रखें बेटा तुम। अपीरियंस weight of a person in a lift। बेटा आज का अपना टॉपिक ये है कि अपीरियंट वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर बेटा अपीरियंट वेट आपको निकालना है। अगर हम बात करें यहाँ से अपीरियंट वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट, कि कोई आदमी लिफ्ट के अंदर है और वहां उसको अपना वजन कितना महसूस होता है। अपीरियंट तो एक तो बेटा दो क्वेश्चन आपके पास यहीं पे अराइज होते हैं। एक अपीरियंट वेट होता है जो रियल नहीं होता, जो महसूस होता है, और दूसरा आपके पास होता है एक्चुअल वेट, जिसका फॉर्मूला हम पढ़ते हैं बेटा W बराबर M/G। दो आपके पास है, अपीरियंट जो महसूस किया जाता है मशीन के द्वारा, वेइंग मशीन जो होती है उसके द्वारा, और एक होता है एक्चुअल वेट जो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो सबसे पहले अगर हम मान लें कि लेट अस कंसीडर, इसका एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, लेट अस कंसीडर ए पर्सन, इसको साथ के साथ राइट डाउन कर लें बेटा, ऑफ मास M standing on a weighing machine in a लिफ्ट। इसके बाद ये सिचुएशन आपके पास है, एक पर्सन है वो एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, जो वो वेइंग मशीन है बेटा वो किसी लिफ्ट के अंदर रखी हुई है। द ट्रू वेट ऑफ पर्सन is mg, which is always in downward direction, which is always in downward direction। पर्सन एक्सपीरियंस, या हम लिख सकते हैं ए रिएक्शन फोर्स experienced by man in upward direction। एक बार बेटा यहाँ तक एक थ्योरेटिकल पार्ट उतार लें, फिर हम आपको अच्छे से समझाएंगे जो हमने लिखा है
ये क्या है और किस तरीके से ये वर्क करती है। तो अपीरियंट वेट में मशीन होती है, कैसे बता पाती है अगर कोई लिफ्ट ऊपर जाए तो वेट कैसे वेरी करता है, नीचे आए लिफ्ट तो कैसे वेरी करता है। जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट लिखा है इसको बेटा प्रत्येक विद्यार्थी एक बार राइट डाउन कर लें अपनी नोटबुक के। हो गया सर? हो गया। अब ध्यान से देखें बेटा और सुने। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं देखते हैं कि अपने पास कोई बेटा ये लिफ्ट है, इसको यहाँ बेटा कोई पर्सन है और इस वेइंग मशीन के ऊपर ये जो यहाँ पे है ये बेटा वेइंग मशीन है, ठीक है। तो वेट मापने वाली जो मशीन होती है उसको वेइंग मशीन के नाम से जाना। तो यहाँ कहता है कि ये पर्सन है, ये इस वेइंग मशीन के ऊपर रखा और ये वेइंग मशीन इनसाइड द लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर। तो इस आदमी का जो एक्चुअल वेट होगा बेटा, एक्चुअल वेट, उसका फॉर्मूला होता है m इंटू जी, ठीक है। एक्चुअल वेट क्या होता है इसका, m इंटू जी। तो ये एक्चुअल वेट है आपके पास, उस आदमी का एक्चुअल वेट। ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होता है, ये जो वेट होता है ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन इस मशीन के द्वारा एक ऐसा फोर्स एक्सर्टेड किया जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने बेटा न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा है कि जैसे ही आप ग्राउंड पे होते हो, चल रहे हैं, तो आपके अगले पंजे से, आपके पैर से जमीन को आप पुश कर रहे हो तो वापस आपको एक फोर्स देती है जिससे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। तो आपका जो वेट है, आपका जो ये वेट भी रियल में क्या है, फोर्स। तो आप इस वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हैं तो आप नीचे की तरफ एक्शन कर रहे हैं और आपका एक्चुअल वेट किधर है, डाउनवर्ड। तो एक वेइंग मशीन खुद एक ऐसा फोर्स देगी जो हमेशा ऑलवेज ऊपर की तरफ होगा और वो आपका नाम होता है आर, या उसको कहा जाता है रिएक्शन फोर्स। क्योंकि नीचे की तरफ बेटा आपका क्या था, एक्शन, तो इससे अपोजिट क्या होगा आपका, रिएक्शन। अब मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। ये बेटा आपके पास कोई स्ट्रिंग है, आप एक बार यहाँ पे 5 किलो वेट लटकाते हैं और ये ऊपर यहाँ पे किसी भी सरफेस से बंधी हुई है। फिर आप क्या करते हैं, थोड़ी देर के बाद वेट बढ़ाते हैं 7 kg, फिर आप करते हैं 8 kg। एक पर्टिकुलर सिचुएशन, जैसे जैसे आप वेट नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा तो आप देख पाते हैं कि इस रस्सी के अंदर एक टेंशन फोर्स, मतलब एक खिंचाव पैदा होता है ऊपर की तरफ, जो इसको बैलेंस करता है, जो इसको क्या करता है, बैलेंस। आपने भाई 5 kg वेट नीचे की तरफ लटकाया है तो इसका मतलब 5 kg मास आपने लटकाया, फिर 7 लटकाया, फिर आपने 8 लटकाया। तो जैसे जैसे वेट नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसमें एक टेंशन फोर्स पैदा होगा, इस रस्सी में एक खिंचाव पैदा होगा जो इसको क्या करेगी, बैलेंस करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब जब इस टेंशन फोर्स से, इस खिंचाव से नीचे का वेट क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो ये रस्सी टूट जाएगी। क्या हो जाएगी, ये रस्सी टूट जाएगी। सपोज दैट ऊपर फोर्स 5 न्यूटन और नीचे 5 न्यूटन तक ये रस्सी सहन कर सकती है। इसका मतलब टेंशन फोर्स, जो ऊपर फोर्स बैलेंस करता है इसको, वो कितना चाहिए, 5, लेकिन नीचे कितना दे दिया हमने, 7 न्यूटन। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से ब्रोकअप हो जाएगी। तो इसका मतलब एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, या तो वो टेंशन फोर्स होता है, इन स्ट्रिंग के अंदर हम जानते हैं। और वेइंग मशीन की बात करें तो ये रिएक्शन फोर्स होता है। और यहाँ एक नाम और दे सकते हैं इसको, अपीरियंट वेट। क्यों? क्योंकि ये रियल वेट नहीं है, ये महसूस होने वाला वेट है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, अपीरियंट वेट। क्योंकि ये महसूस होगा, किसके द्वारा दिया जाता है, इस वेइंग मशीन के द्वारा। और एक्सपीरियंस कौन करेगा, इसको मैन एक्सपीरियंस करेगा। तो रियल में एक्चुअल वेट किधर होगा बेटा, नीचे की तरफ। और जो इस मशीन के ऊपर आप खड़े हुए तो एक्चुअल वेट नीचे की तरफ, वो फोर्स नीचे की तरफ, एक्शन, और उसके अपोजिट आपको क्या मिला, रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ से। तो रिएक्शन फोर्स हमेशा किधर होगा, ऊपर की तरफ। जैसे हमने बेसिक एग्जांपल एक स्ट्रिंग का लिया है कि जैसे जैसे आप रस्सी के ऊपर वजन नीचे की तरफ लटकाओगे तो रस्सी के अंदर एक खिंचाव पैदा होगा ऊपर की तरफ, और एक ऐसी स्टेज भी आएगी जिसके ऊपर वजन बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, और कुछ देर के बाद रस्सी टूट जाएगी।
क्यों? क्योंकि टेंशन फोर्स या खिंचाव फोर्स जो ऊपर की तरफ है वो कम हो जाएगा और नीचे की तरफ वेट क्या हो जाएगा, ज्यादा। और जैसे ही नीचे की तरफ वेट बेटा ज्यादा होगा तो रस्सी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो ये आपके पास क्या होता है बेटा, रियल में अपीरियंट वेट, या इसको किस नाम से जाना जाता है, रिएक्शन फोर्स के नाम से। तो सबसे पहले और एक छोटी सी टर्म और बता देता हूं, एक छोटे सा पॉइंट होता है, जैसे ये पॉइंट है, ये इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं जी। जी का मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या कह सकते हैं इसको, ये थोड़ा डीपली मैं आपको बता रहा हूँ। ये वर्ड होता है आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी रियल में क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जब प्रत्येक मॉलिक्यूल्स जो इस आपके पास है, प्रत्येक पार्टिकल है, उसका मास यहाँ पे जनरली इकट्ठा हो, या टोटल मास ऑफ बॉडी इज शुड बी कंसंट्रेटेड। एक ऐसा पॉइंट जहाँ ऐसा फील होता है कि सारी बॉडी का मास यहीं इकट्ठा हो रखा है, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ, तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ सारा मास महसूस होता है कि यहाँ इकट्ठा है, सारा वेट यहीं है इस बॉडी का, तो उस पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दो बातें मैंने आपको बताई है कि एक्चुअल वेट हमेशा होगा नीचे की तरफ, अपीरियंट वेट या रिएक्शन फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ, और यहाँ भी मैंने आपको बताया कि टेंशन फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ। इसके अंदर किसी बच्चे को डाउट है तो यू कैन कंसल्ट विद मी। बताइए बेटा, अगर इसके अंदर किसी को डाउट है, दो वर्ड मैंने आपको बताए हैं, कि एक्चुअल वेट बताया और एक आपको क्या बताया, रिएक्शन फोर्स, और ये न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू बेटा ओम प्रकाश। इफ एनी स्टूडेंट हैव क्यूरी यू कैन कंसल्ट विद मी, अदरवाइज No, sir. हम इसके डेरिवेशन पे चलते हैं बेटा। बात करते हैं हम इसके डेरिवेशन की, ठीक है बेटा। तो डेरिवेशन के अंदर हम बात करते हैं तो यही पहला केस हम लेके चलते हैं बेटा। और पहला केस अगर हम लेके चलते हैं तो वो क्या है, उसको ध्यान से देखें। व्हेन लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। पहला केस कहता है अगर आपकी लिफ्ट किधर मूव करती है, वर्टिकली अपवर्ड। देखो ये आपका केस है, ये वो पॉइंट है जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, द सारा मास अपीयर टू बी mg। ये एक्चुअल वेट क्या था बेटा, mg। यहां अगर बात करें तो ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स r, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कह सकते हैं, अपीरियंट वेट कह सकते हैं, एक ही बात है। अब पहला क्वेश्चन एक बार ध्यान से प्रत्येक विद्यार्थी देखेगा कि लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। लिफ्ट बेटा किधर जा रही है, ऊपर की तरफ। ये वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन के ऊपर ये आदमी है, आदमी का एक्चुअल वेट बेटा नीचे की तरफ है। अपीरियंट वेट जो उस आदमी के द्वारा महसूस किया जा रहा है और जो उस मशीन के द्वारा दिया गया है वो किधर है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये एक्शन हो गया बेटा, तो ये क्या होगा, रिएक्शन होगा न्यूटन के थर्ड लॉ से। तो अगर मैं बात करूं यहां से, ये वेट जो आपके पास लिफ्ट है ये ऊपर जाएगी, तो इसका एक्सेलरेशन बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर की तरफ एरो कर दिया। ये एक्सेलरेट किधर होगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये मैंने एरो लगा दिया यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। अब दो बात मेरे को बताएंगे आप कि सबसे पहले ये ऊपर कब जा सकती है। ये ऊपर तब जाएगी अगर मैं बेसिक एग्जांपल आपके पास लूं, यहाँ कि ये आपके पास कोई बॉडी है, यहाँ अगर बेटा मैं 7 न्यूटन फोर्स लगाऊं और यहाँ अगर इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाऊं, तो बताओ बेटा ये किधर जाएगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। कोई भी एनीवन स्टूडेंट, ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी बेटा, क्योंकि ऊपर वेट क्या है, ऊपर ज्यादा। जाएगी सर। ऊपर वेट, ऊपर आपका फोर्स क्या है, ज्यादा, नीचे फोर्स क्या है, ऊपर। कम, ठीक है। थैंक यू बेटा। और रियल में वेट ही किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है, लिख सकते हैं। तो एक बात बताएं कि ये ऊपर जाएगी तो 100% आर क्या होगा, ज्यादा, किसके बजाय, mg। तो आर ग्रेटर देन mg होगा, तभी आपकी जो लिफ्ट है वो बोलो किधर जा सकती है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ से, ये बेसिक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा
ये लिफ्ट ऊपर कब जाएगी बेटा, ये लिफ्ट ऊपर तब जाएगी जब आपके पास क्या होगा, आर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं आर, देखो ये वैल्यू जाता। अब एक बात देखें, आपने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा है, मैं कहूँ ए वेक्टर ऊपर की तरफ है ऐसे, और बी वेक्टर मैं कहूँ नीचे की तरफ है, तो इनका रिजल्टेंट बेटा आपने क्या लिखा था, ए वेक्टर माइनस क्या लिखा था, बोलो बी वेक्टर। वैसे भी दोनों वेक्टर किस में है, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो रिएक्शन फोर्स ऊपर और वेट एक्चुअल फोर्स किधर है, नीचे। तो आपके पास रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या होगा, आर माइनस का एम। देखो वही बात आ गई, ये मैंने कितना लिखा था 10 न्यूटन, ये कितना लिखा था 7, तो एक्चुअल कितना लगेगा, 10 में से कितना घट जाएगा 7, 10 ऊपर की तरफ 7 नीचे की तरफ, तो एक्चुअल वेट इस बॉडी को जो ऊपर लेके जा रहा है वो कौन लेके जा रहा है, 3 न्यूटन। बोलो कौन लेके जा रहा है, 3 न्यूटन। तो यहां अगर बात करूं तो आर में आर ज्यादा है, एम कम है, तभी ये बॉडी किधर जाएगी, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जाएगी तो आर माइनस क्या करेंगे, एम। और हमें एक बात का पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ कि रियल में फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये वैल्यू बेटा हम पढ़ चुके हैं कि रियल में जो आपका फोर्स है वो किसके बराबर होता है। बेटा माइक ऑफ करें जिसका भी ऑन है, पहला काम यही है कि आप माइक ऑफ करें अपना। फिर देखें एक बार कि ये आपके पास वेट ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है, ये कम है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो जाएगा तो आर में से क्या घटाओगे, एम। तो आर भी एक फोर्स है और एम भी फोर्स है, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, आर माइनस एम। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स हमेशा किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आया, आर माइनस एम। और न्यूटन का सेकंड लॉ लगाया कि फोर्स किसके बराबर होता है, एम इंटू ए। तो यहाँ अगर मैं आर निकालूं तो बोलो बेटा क्या आ जाएगा, एम ए प्लस का क्या आ जाएगा, एम जी। और आर को मैं लिखूं तो एम, तो पहले मैं जी को लिख लेता हूँ एम जी, और इंटू क्या कर लेता हूँ ए। बोलो आया कि नहीं है। तो ये आर क्या है, आर यहाँ पे अगर मैं बात करूं अपीरियंट वेट, मैंने शुरू में बताया था कि आर रियल में क्या है, अपीरियंट वेट। जो आर है बेटा वो क्या है आपके पास, अपीरियंट वेट। अब देखना एक बात, एक चीज ध्यान से देखना कि इस क्वेश्चन में आर किसके बराबर है, एम जी। बोलो एम जी क्या है, एक्चुअल वेट, और प्लस क्या है, एम ए। तो इसका मतलब अपीरियंट वेट क्या है, ज्यादा है किससे, एक्चुअल वेट से। तो एक बात देखने को मिली कि अपीरियंट वेट ग्रेटर देन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे मेरे को इक्वेशन में साफ साफ नजर आ रहा है कि अपीरियंट वेट ग्रेटर देन है इससे, एक्चुअल वेट से। या मैं कह सकता हूं अपीरियंट वेट इंक्रीज व्हेन लिफ्ट मूव अप। ये पहला कंसेप्ट निकल के आया है कि अपीरियंट वेट बेटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा जब लिफ्ट किधर करेगी, ऊपर की तरफ। तो बेटा पहला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि ये वेट ज्यादा था ये कम था, तो आर में से mg घटाया, नेट फोर्स ma के बराबर होता है, ma के बराबर लिखा, रिजल्टेंट देखा आर इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, एम जी एक्चुअल वेट। इसमें कुछ ना कुछ टर्म ऐड हो रही है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, ज्यादा। तो अपीरियंट वेट बेटा जो उसका अवास्तविक वेट है वो हमेशा ज्यादा होगा एक्चुअल वेट से, या वो जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो अपीरियंट वेट इंक्रीज करता जाएगा, क्या करता जाएगा, इंक्रीज। तो पहले कंसेप्ट में किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज इसके ऊपर स्क्रीन पे जो भी आपके सामने है इसको जल्दी से राइट डाउन करें, फिर नोटबुक के अंदर जो आपके सामने लिखा कर लोगे बेटा यहाँ तक। नेहा थैंक यू बेटा। रितेश बेटा ऑन करें वीडियो अपना। थैंक यू शीतल। ओम प्रकाश बेटा वीडियो ऑन करें।
निशु, लक्ष्य, प्रवीणा, वीडियो ऑन करें बेटा। सबने लिख लिया है तो यस सर बोलें बेटा। यस सर। यस सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, सर थैंक यू बेटा ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट केस डाल लें। व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड। अगर आपकी लिफ्ट है बेटा वो, थैंक यू बेटा, अगर लिफ्ट आपकी मूव करती है और वो अगर मूव करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला केस देखें। अगर आपकी लिफ्ट है बेटा वो मूव करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन, देखो केस बनाना है, अब सिर्फ आपको ही सोल्व करना है, मैं सिर्फ आपकी हेल्प करूंगा बेटा। जो ये मार्किंग लाइन कर रखी जिस बच्चे ने यहाँ पे, इसको जल्दी से रिमूव कर दें। ये जो लाइन जिस बच्चे ने की है कौन से, वो बेटा रिमूव कर दें। यहाँ एक बार लिफ्ट है, ये वेइंग मशीन है बेटा, ये एक्चुअल वेट mg नीचे की तरफ, अपीरियंट वेट बेटा ऊपर, ठीक है। केस क्या करते हैं? केस करते हैं व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। बेटा ये लाइनिंग बंद कर दें। व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, जब लिफ्ट किधर आए? नीचे की तरफ। तो एक बात बताएगा प्रत्येक विद्यार्थी कि सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा संजीव, आप बताएंगे अगर लिफ्ट डाउनवर्ड आएगी तो इनमें से कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, आर ज्यादा होगा या mg ज्यादा होगा? संजीव सर mg ज्यादा होगा। थैंक यू बेटा। अगर mg ज्यादा होगा तभी ये किधर आ सकती है? नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि पिछले वाले में हमने पढ़ा था कि r ज्यादा होगा तब वो ऊपर जाएगी, तो mg ज्यादा होगा तो क्या आएगी? नीचे। तो अगर नेट फोर्स निकालें तो mg में से किसको घटाना पड़ेगा अब की बार? r को। देखो नेट mg क्या है? ज्यादा। r क्या है बेटा? कम। तो ज्यादा में से किसको घटाएंगे? कम। क्या आएगा? नेट फोर्स। और नेट फोर्स न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? किसके बराबर होता है? m में। ये आपके स्टेटमेंट साथ में लिखनी है कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि नेट फोर्स की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें अपीरियंट वेट निकालना है बेटा, तो r इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। बोलो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? mg माइनस का m। बोलो क्या आएगी? mg माइनस का m। अब एक चीज आप देख पा रहे हो कि mg क्या था? एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट में से कुछ ना कुछ टर्म आपके पास घट रही है, तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। कौन डिक्रीज हो रहा है? अपीरियंट वेट डिक्रीज व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। और इसको और सोल्व कर सकते हैं, m कॉमन ले लेंगे बेटा, तो ये चीज क्या निकल के आ जाएगी? g माइनस का a। तो r की वैल्यू जब आप यहां से निकालेंगे तो बोलो क्या निकल के आएगी? g माइनस का a। तो क्या लिखोगे इसके नीचे? अपीरियंट वेट डिक्रीज व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। या अपीरियंट वेट बेटा डिक्रीज करेगा जब लिफ्ट किधर आएगी? नीचे की तरफ, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आएगी कि अगर आपके पास ये सिचुएशन है तो ये क्या होगा? नीचे की तरफ आएगी। पहला केस आपके पास बेटा ये है। दूसरा केस, सॉरी, यहां तक किसी को डाउट है? जल्दी से उतार लें बेटा इसको। थैंक यू बेटा, थैंक यू नेहा, थैंक यू जिन्होंने भी रेज योर हैंड्स किए हैं तो सभी के लिए थैंक यू बेटा। बहुत अच्छा कोऑपरेटिव कर रहे हैं आप सभी। थर्ड केस की बात कर सकते हैं। क्या हो सकता है बेटा थर्ड केस? व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। थर्ड केस की अगर बात करें बेटा तो लिफ्ट किस में है? रेस्ट की पोजीशन। अब आप वही केस लगाएंगे। ये बेटा आपके पास लिफ्ट है, ये mg है, ये आपके पास बेटा r। यही चीज लेते हैं। अगर रेस्ट की पोजीशन में है तो ये तो बात सही है कि वो रेस्ट की पोजीशन में एक जगह कांस्टेंट खड़ी है, तो इसका मतलब एक वेट mg हमेशा नीचे की तरफ और रिएक्शन फोर्स हमेशा किधर होगा? ऊपर की तरफ। तो हमें नेट फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, तो r माइनस का mg।
लेकिन ये खड़ी है तो इसका मतलब 5 न्यूटन फोर्स अगर बेटा नीचे लगाऊं सपोज दैट, और 5 ऊपर लगाऊं, तो बोलो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो क्या कोई बॉडी मूव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। सपोज दैट ऊपर कितना है? 5 और नीचे कितना है? 5, तो नेट फोर्स की वैल्यू बेटा कितनी आई? 0। तो कैसे निकालेंगे? या आर में से क्या घटा दो, चाहे mg, या mg में से क्या घटा दो? आर, क्योंकि नेट फोर्स क्या है? 0, दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल, तभी ये किस में है? रेस्ट में। तो आर माइनस mg, रियल में नेट फोर्स किसके बराबर होता है? m में, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? g। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर वो रेस्ट में है बेटा, तो रेस्ट में है इसका मतलब नेट फोर्स की वैल्यू 0, और नेट फोर्स की वैल्यू 0 कब होगी? जब आर की वैल्यू और mg की वैल्यू दोनों वैल्यू सेम, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में क्या होंगी? अपोजिट। तो आर माइनस mg इज इक्वल टू क्या करेंगे बेटा? ma, ठीक है, और नेट फोर्स की वैल्यू 0। तो बोलो आर किसके बराबर आए यहाँ से? mg के। बेटा इस लाइनिंग को रिमूव करें जल्दी से। आर बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? इस लाइन को रिमूव कर दे बेटा। आर बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? mg। तो यहाँ क्या देखने को मिला कि जब आपकी लिफ्ट किसमें है बेटा? रेस्ट में, तो अपीरियंट वेट है वो किसके बराबर होगा? एक्चुअल वेट। अपीरियंट जो वेट है वो किसके बराबर होगा बेटा? एक्चुअल। पहला। तीसरा केस आपके पास, तो अगर ये ऐसा केस है तो अपीरियंट वेट किसके बराबर हो जाएगा? एक्चुअल। जल्दी से उतार लें बेटा इसको। हो गया सर। Okay, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर हो गया। देखें बेटा नेक्स्ट केस। फोर्थ केस की अगर बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं तो अपने पास क्या निकल के आता है वो ध्यान से देखें। फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, अगर वो लिफ्ट बेटा फ्रीली फॉल कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है, उसके केस में अपने पास क्या वैल्यू नहीं? तो वही चीज है अपने पास। ये अपने पास बेटा वेट नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, वेट फ्रीली फॉल कर रही है, तो फ्रीली फॉल करे तो बेटा किधर आएगी? नीचे की तरफ आएगी। और एक कंडीशन है, जब वो फ्रीली फॉल करेगी तो बेटा उसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होना चाहिए? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्रीली फॉल करेगी, ऊपर से नीचे जब आएगी बेटा, तो किसके एक्सेलरेशन से आएगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रीली फॉल का केस जब आएगा तो इसका मतलब आप वहां पे क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा उसका एक्सेलरेशन। तो ये फ्रीली फॉल आएगी बेटा नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो ये एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? जी के। नीचे वाला केस लगाएंगे, जब नीचे आएगी तो क्या चीज ज्यादा होगी बेटा? mg। mg, mg में से क्या घटाओ? r। नेट फोर्स किसके बराबर होता है? ma, लेकिन a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? g। तो बोला आपके पास इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? फ्रीली फॉल आएगी, डाउनवर्ड आएगी, डाउनवर्ड आएगी तो mg क्या होगा? ज्यादा, r क्या होगा? कम। mg में से क्या घटाओगे? r। नेट फोर्स न्यूटन के सेकंड लॉ से किसके बराबर होगा? ma, ma के बराबर होगा, तो क्या लिख लिया हमने? a की वैल्यू फ्रीली फॉल के लिए g। आप बोलो क्या लिख सकते हो? mg माइनस का r, और m इंटू क्या हो गया? g, ठीक है। और r की वैल्यू जब आप यहां से निकालेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं, r की वैल्यू जब यहां से निकालेंगे तो mg माइनस mg, बोलो क्या हो जाएगा? 0। तो ये जो आपके पास है r की वैल्यू फ्रीली फॉल के केस में बोलो कितनी आ जाएगी? 0। तो अपीरियंट वेट बोलो कितना हो जाएगा? 0। तो वो वेटलेस महसूस करेगा। क्या महसूस करेगा बेटा? वेटलेस महसूस करेगा। अपीरियंट वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार कंपटीशन में पूछा गया है कि अगर एक लिफ्ट को फ्रीली फॉल छोड़ दिया जाए तो अपीरियंट वेट की वैल्यू क्या होती है? तो याद रखना अपीरियंट वेट की वैल्यू बेटा फ्रीली फॉल के केस में आर की वैल्यू क्या होती है? 0।
ये केस बेटा हम यहाँ से पढ़ कर लिया बेटा यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? नो Yes. सर। नो सर। थैंक यू बेटा। अब अपने पास जब ये वैल्यू निकल के आई है यहाँ से, तो हम क्या करें? सबसे पहले कि अगर सिचुएशन एक और बता देता हूं मैं आपके पास, रब कर दो बेटा इसको। अगर ये भी हो सकता है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उतारना नहीं है। अगर लिफ्ट इज मूव कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर सपोज दैट वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, ठीक है, तो वही चीज आपके पास है, माना कि वो नीचे की तरफ आ रही है। ये वैसे आपको बेसिक बात बता रहा हूँ बेटा, ये नीचे की तरफ आ रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्या लगाओगे? mg माइनस का r। बेटा माइक ऑफ करें एक बार। mg माइनस का r, जब यह कैसे मूव कर रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। रियल में किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन। अब एक बात बताएं कि अगर आपके पास बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट। तो बोलो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। तब भी आप क्या कह सकते हो? r इज इक्वल टू एम इंटू जी, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? जीरो, और एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो, तो अपीरियंट वेट किसके बराबर होगा? एक्चुअल वेट के। और यही केस हम पढ़ चुके हैं कि लिफ्ट एट रेस्ट, जब लिफ्ट किस पोजीशन में हो? लेफ्ट रेस्ट, तो रेस्ट की पोजीशन में भी वही मीनिंग है। और अगर वो मूव करती है कांस्टेंट स्पीड से, तो इसका मतलब तब भी अपीरियंट वेट किसके बराबर होगा? एक्चुअल वेट के बराबर। ठीक है बेटा, तो ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए हमने बताया है कि अगर वो लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करे तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। या बॉडी रेस्ट में या वेलोसिटी जीरो हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। दो ही केस आपके पास ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे mg माइनस आर इज इक्वल टू क्या किया है हमने, और r की वैल्यू क्या निकल के आ गया अपने पास? mg। ये वैल्यू बेटा अपने पास निकल के आई है। तो ये था आपके पास किसी भी लिफ्ट को बेटा जैसे हमने मूव करवाया है, तो ये कंडीशन आपके पास निकल के आई है। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो पूछिए। कर लोगे? Yes, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू। यस सर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास निकल के आता है वो देखें। देखो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, या तो हम उसको कहते हैं मास पुली प्रॉब्लम, या इसका दूसरा नाम है बेटा कनेक्टेड मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं फिर इसके क्वेश्चन प्रॉब्लम पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो बात करता है सबसे पहले मास पुली प्रॉब्लम में। मास पुली प्रॉब्लम है या इसको कहते हैं कनेक्टेड मोशन। तो एक बार ध्यान से देखें, मैं इसकी पहले थ्योरेटिकल पार्ट आपको बता देता हूं क्या क्या है। कंसीडर, let us consider two body of mass m1 and m2 tied
at ends of an intaxable, हम लिख सकते हैं ends of an string. String is passed over a frictionless pulley. Let m1 greater than m2. Heavier body move down. देखो बेटा, पहले इस थ्योरेटिकल पार्ट को सभी उतार लें, फिर मैं आपके पास इसका एक्सप्रेशन सोल्व करवाता हूँ। पहले एक बार सभी बच्चे इस थ्योरेटिकल पार्ट को उतार। Let us consider two body of mass m1 and m2 tied at ends of a string. String is passed over a frictionless pulley. Let m1 greater than m2. Heavier body move down. यहाँ तक उतार लिया बेटा सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Thank you. Yes, sir. अब देखते हैं बेटा हम इसका एक्सप्रेशन। बात करते हैं अपने पास, सबसे पहले कंडीशन हम लेके चलते हैं कि अपने पास ये कोई भी सर्कुलर रिंग के टाइप के एक पुल्ली होती है जो बेटा घूमती है और इसके ऊपर एक रस्सी स्ट्रिंग, यहाँ एक मास लेते हैं हम m1 और यहाँ एक मास लेते हैं हम m2। अब आप क्या कर पा रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा कि जो ये पुल्ली आपके पास और इसको ऊपर से इस तरीके से किसी रिजिड बॉडी से बांध दिया जाता है ऐसे। तो एक आपके पास कोई भी मेटल की फ्रिक्शनलेस पुल्ली, फ्रिक्शनलेस मतलब जिसके अंदर कोई भी घूमने के अंदर रुकावट पैदा ना हो, फ्रिक्शन पैदा ना हो, आसानी से रोटेट कर सके, तो ये आपके पास बेटा एक मेटल की पुल्ली प्रॉब्लम है। जैसे आपने कई बार देखे हैं, जैसे आपने पुराने टाइप के जो ओपन आपने ट्यूबवेल देखे हैं तो उनके ऊपर से लोहे की सर्कुलर आकार के एक मेटल टायर सा होता था जिसके ऊपर से रस्सा डाल के और नीचे की तरफ मोटर वगैरह को डाला जाता था। तो ऐसे ही आपके पास एक सर्कुलर पुल्ली है, सर्कुलर, इसके ऊपर एक रस्सी है, रस्सी के ऊपर दोनों एंड्स को बांधे हुए एक पे मास m1 और एक पे मास क्या है m2। तो सीधी सी बात है, यहाँ जो मास m1 है उसका वेट m1g हो जाएगा और यहाँ जो है उसका कितना हो जाएगा m2g। यहाँ तक देखें तो सबसे पहले क्या लिया है कि एक आपके पास सर्कुलर मोशन कर सके, एक ऐसी रिंग के टाइप की एक मेटल ली है जिसके ऊपर एक रस्सी को डाला गया है। वो रस्सी बेटा मासलेस है, बहुत हल्की रस्सी है, उसको काउंट नहीं करेंगे हम, ठीक है। और जो ये आपके पास पुल्ली है जो घूम रही है ये मेटल की रिंग के तरह, तो ये आपके पास एक फ्रिक्शनलेस पुल्ली है जो आसानी से, अगर वेट m1 जाता है तो ये नीचे की तरफ आएगा मोशन, अगर m2 जाता है तो इस साइड आएगा। इसका मतलब अगर m1 ग्रेटर देन m2 लिखा हमने, m1 ग्रेटर देन m2 यही बात लिखी है, तो इसका मतलब ये किधर एक्सेलरेट करेगी, नीचे की तरफ। तो ये अगर नीचे आएगी बेटा तो बताओ ये किधर जाएगी, ऊपर। बोलो ये किधर जाएगी, ऊपर। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो सीधी सी बात है, एक मेटल रिंग की तरह सर्कुलर एक आपके पास रिंग है, उसके ऊपर एक रस्सी को लटकाया जाता है, उसके दोनों एंड्स के ऊपर बेटा एक पे मास m1 को बांधा जाता है और एक पे मास m2 को। अगर जो मास ज्यादा होगा उधर ही आपका मोशन होगा। तो मास क्या है, m1 ग्रेटर देन है किससे, m2 से, तो ये पुल्ली किधर मूव करेगी, डाउनवर्ड। बोलो किधर मूव करेगी, डाउनवर्ड। जब ये आपके पास कंसेप्ट निकल के आता है, ये जो मूव करेगी बेटा ये किधर मूव करेगी, डाउनवर्ड।
जब ये डाउनवर्ड आपके पास मूव करेगी तो क्या कह रहा है आपके पास, देखें डाउनवर्ड मूव करेगी तो एक्सेलरेशन हमने इसके लिए नीचे की तरफ लिख दिया और इसके लिए एक्सेलरेशन बेटा किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ। जब केस क्या है, m1 ग्रेटर देन m2, और अगर m2 ग्रेटर देन m1 होता है तो बेटा क्या करते कि m2 नीचे की तरफ और m1 किधर हो जाता, ऊपर की तरफ। यही केस आता है। अब पहला केस हम लेके चलते हैं बेटा, सभी विद्यार्थी ध्यान से बताएंगे। जैसे हमने लिफ्ट वाला केस पढ़ा है ऐसे ही निकालेंगे। तो इसके अंदर देखो m1 इंटू जी, ये इसका एक्चुअल वेट है। बेटा माइक ऑफ कर लें जिस भी बच्चे का ऑन है, और जो यहाँ पे ये मार्किंग कर रखी है बेटा इसको भी क्लोज कर लें। ये जो मार्किंग यहाँ पे कर रखी है जिस भी बच्चे ने, इसको क्लोज कर लें बेटा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो क्या कंडीशन अपने पास निकल के आती है, देखें अगर ये वेट नीचे की तरफ है तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसे अगर आपके पास कोई भी सिचुएशन है, मान लो सपोज दैट अपने पास रस्सी है, ये बेटा अपने पास एक रस्सी है, इसके यहाँ पे वेट लटकाते हैं हम mg, तो वेट डाउनवर्ड, तो इसके ऊपर की तरफ क्या होगा, टेंशन फोर्स। इस रस्सी में हमेशा एक खिंचाव पैदा होगा जिसको हम जानते हैं टेंशन के नाम से। तो टेंशन भी बेटा एक फोर्स है। तो देखो, और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी टेंशन फोर्स निकालना है तो एक्चुअल वेट तो आपका mg है बेटा, यहाँ पे m1g है, लेकिन एक्चुअल वेट से बिल्कुल अपोजिट होगा पहली कंडीशन से, अपवर्ड डायरेक्शन। टेंशन फोर्स किस में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा, जैसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ बेटा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हमेशा टेंशन फोर्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे होता है, दूर की तरफ, बाहर की तरफ। तो देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस रस्सी का, तो इससे दूर ऊपर की तरफ। अगर यहाँ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इससे दूर, तो किधर आएगा, ऊपर की तरफ। या कहने का मतलब अगर आपका वेट नीचे की तरफ है तो खिंचाव किधर आएगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे भी टेंशन T और यहाँ पे भी बेटा हम क्या लेंगे, इस रस्सी के अंदर टेंशन है T। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो याद रखना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्टेड अपॉन इन अपवर्ड डायरेक्शन। हमेशा किस डायरेक्शन में लगते हैं, दोनों फोर्स बेटा हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही लगते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इस केस की बात करें तो बताओ, अगर ये पुल्ली किधर आई, नीचे की तरफ, तो 100% m1g ज्यादा है। ये ज्यादा है किसकी बजाय, टेंशन फोर्स की बजाय, तो माइनस क्या करेंगे t। तो ये अगर ज्यादा था तो ज्यादा में से कम को घटाया, और नेट फोर्स बोलो किसके बराबर होता है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना है, a। तो अपने पास पहली इक्वेशन निकल के आ गई, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए। बोलो पहली इक्वेशन समझ में आ गई। दूसरी इक्वेशन की बात करें, अब बोलो बेटा ये जब नीचे की तरफ आएगी ये, तो ये किधर जाएगी, ऊपर। ऊपर जाएगी तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, बोलो T। और नीचे की तरफ कौन सा है, m2g। तो आप मेरे को बताएंगे बेटा, रवीना आप बताएं कि यहाँ पे जो हम इक्वेशन बनाएंगे सेकंड के लिए, तो ये क्या इक्वेशन बनेगी बताओ। ये ऊपर की तरफ जा रहा है m2, तो ये T जाता है, m2 कम है, m2g। तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगी बेटा रवीना। m2g minus t is equal to m। बेटा m2g ये तो कम है, ऊपर जाएगी तो कौन ज्यादा है, T। T ज्यादा है तो ज्यादा में से किसको घटाओगे, कम। बताओ बेटा रितेश क्या आएगा यहाँ पे, t minus m2g is equal to m। रितेश। T minus M2 बेटा M2G is equal to MA। थैंक यू बेटा, शाबाश। T माइनस m2g इज इक्वल टू ma। देखो बेटा अब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो T ज्यादा होगा और m2g कम, तभी तो ऊपर जाएगा, और नेट फोर्स ma। आप क्या करें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। बोलो बेटा जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, m1g, यहाँ पे माइनस का टी, यहाँ पे प्लस का टी, क्या हो जाएंगे, कैंसिल। कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस m2g। यहाँ देखें
सॉरी यहाँ पे हमने m1 लिखना था और यहाँ पे m2, क्योंकि m इंटू a के बराबर होता है। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या थी m1 और यहाँ पे m की वैल्यू क्या थी बेटा m2। ठीक है, एक्सेलरेशन दोनों का a और a, जितना ये नीचे आएगा उतना ये कहाँ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे m1 a आएगा और यहाँ पे बेटा m2 इंटू a। अब इनको ऐड करेंगे तो m1 प्लस m2 बेटा और इंटू क्या आ जाएगा a। अब बोलो इसको भी सोल्व कर लो, m1 माइनस m2 इंटू जी इज इक्व टू m1 प्लस m2 इंटू क्या आ जाएगा a, और एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा आसानी से आ जाएगी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और इंटू क्या आ जाएगा बेटा g। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे इसी के ऊपर। तो पहला फॉर्मूला उतारेंगे कि ए की वैल्यू मास पुली प्रॉब्लम में क्या आएगी, तो वो वैल्यू आएगी बेटा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो पूछे और इस इक्वेशन को उतार लें। बेटा इसको रफ कर दे जल्दी से, जो आपने येलो कलर की लाइन लगाई जिस भी बच्चे ने इसको रिमूव कर दे बेटा जल्दी से। नेहा थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जो जो अपने रेज योर हैंड्स कर रहे हैं बेटा, बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, और इन बच्चों के लिए अगेन थैंक यू बेटा। अब हम बात करते हैं, हमने एक चीज निकाली है एक्सेलरेशन, ये जैसे ही मूव करेगा तो एक्सेलरेट होगा। तो दूसरी चीज बेटा अगर मैं यहीं से निकाल दूं, तो दूसरी चीज बेटा मेरे को निकालनी यहाँ पे टेंशन फोर्स। देखो टेंशन फोर्स की अगर मैं बात करूं तो दो ऑप्शन है बेटा मेरे पास, या तो मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, ठीक है, और या बेटा मैं क्या करूं कि अपने पास दोनों इक्वेशन को सोल्व करके टेंशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। दो ही ऑप्शन अपने पास है, या तो मैं किसी में वैल्यू पुट कर दूं या अपने पास निकाल लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपके सामने एक बार दोबारा, यहाँ तक किसी को डाउट है तो इरेज कर सकता हूं बेटा, तो यस सर बोले एक बार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू बेटा। देखिए नेक्स्ट स्टेप हमें इसका निकालना है बेटा। देखो नेक्स्ट की बात करते हैं, तो हम दोनों इक्वेशन को एक बार डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 1 को डिवाइड कर लेते हैं बेटा 2 से। देखो m1g माइनस टी डिवाइडेड बाई t माइनस m2 इंटू जी इज इक्वल टू m1 बटा क्या आ जाएगा, ठीक है बेटा, m1 माइनस m1g माइनस टी इज, और इधर क्या है m1 बट इंटू ए, इधर t माइनस m2g, t माइनस m2g, a से a कैंसिल, एक इक्वेशन बन जाएगी। डिवाइड करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, m1 m2g माइनस, देखो इसके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, इधर करेंगे तो m2 इंटू टी, इधर करेंगे बेटा तो m1 इंटू टी माइनस m1 m2 इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। इस टर्म को बेटा इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा m1 m2g प्लस m1 m2g, ये माइनस का इधर आके प्लस, यहाँ पे m1t प्लस m2t, बोलो कर लोगे यहाँ से, इसको सोल्व कर लो बेटा, g कॉमन ले लो, या इसको कह सकते हैं हम, इसको यहाँ से वैल्यू क्या कह सकते हैं m1 m2g, m1 m2g, तो 2m1 m2, देखिए बेटा सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। अब क्लियर आ रही है बेटा। यहाँ सोल्व करते हैं बेटा इसको, तो m1 m2g और m1 m2g, तो ये बन जाएगा बेटा 2m1 m2 इंटू जी, इधर लिख लेते हैं बेटा m1 प्लस m2 और इंटू टी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं बेटा इसको सोल्व कर लेते हैं, टी चाहिए हमें, टी क्या करेंगे,
2m1m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस ये वैल्यू आ जाएगी इनटू आपके पास आ जाएगा ये वैल्यू आपके पास ये निकालना बेटा आपको टेंशन की। देखो दो वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, क्या क्या किया है, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड किया था और एक बार दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया है। डिवाइड करके सिर्फ बेटा आपको सोल्व करना है और ये वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास टेंशन की वैल्यू। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स कैसे निकालते हैं और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। टेंशन की वैल्यू निकाली है 2m1m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू क्या करेंगे जी। कल बेटा इन दोनों जो टॉपिक आपको पढ़ाए हैं इनके ऊपर बहुत अच्छे आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम कराएंगे एडवांस लेवल तक। तो प्रत्येक विद्यार्थी इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें और आज की वीडियो क्लास के अंदर बेटा इतना ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट कल सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बेटा थैंक्स, सभी बच्चे कोऑपरेट करने के लिए थैंक्स के क्रेडिट आपको जाता है। तो अगेन आपको थैंक्स और रेज योर हैंड्स अगर आप अच्छे से समझ पाए हैं मेरी क्लास को। तो बेटा सभी बच्चे एक बार रेज योर हैंड्स और थैंक्स फॉर टुडे। आज की मीटिंग हम यहीं पे एंड करते हैं, इसको उतार लें। थैंक यू बेटा। रब कर सकते हैं बेटा, उतार लिया सभी ने? Yes. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू। Yes, sir. Yes, sir.